मेरी समझ में पहली बार मैं देख रहा हम्म, हूँ, मैंने पहली भी केसेस पढ़ी है कुछ कुछ, इतना मल्टीपल असॉल्ट हमला रिजर्वेशन पे कभी नहीं हुआ चारों तरफ से। एक है सब क्लासिफिकेशन करो, क्रिमिनल लाओ, इकोनॉमिक क्राइटेरिया लाओ, इफिशिएंसी को लिए रिजर्वेशन हटाओ, एक जनरेशन के लिए दे दो या एक टाइम दे दो, या नई नहीं बनाओ। पॉलिसी, ब्रांड न्यू पॉलिसी लाओ। कुछ बचा है क्या? आप ये कह रहे हो कि इकोनॉमी की वजह से क्रिमिनल बन जाता है, लेकिन उसको सही इश्यू को टच नहीं कर रहे कि जो शेड्यूल कास्ट की जो इकोनॉमिक और एजुकेशनल बैकवर्डनेस है वो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से है ना। डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिनायल ऑफ इकोनॉमिक एजुकेशनल राइट। अब सवाल फिर देयरफॉर वन हैज टू एग्जामिन दिस कि भैया जो इकोनॉमिकली बेटर ऑफ सेक्शन है उसको आप हटाना चाहते हो, उसका डिस्क्रिमिनेशन होता है या नहीं, ये बताइए। जो दूसरे सबकास्ट है जिनको रिजर्वेशन मिलने की प्रॉमिस किया जा रहा है या थोड़ा सा किया भी था, उनको लगता है कि हमारे लिए अच्छा है, हमें डिप्राइड हो रहा है। मुझे लगता है कि उनके प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए, हाँ, लेकिन अजम्पशन पे नहीं होना चाहिए। स्टडी हो और ये पता चले कि यदि सबकास्ट कुछ सबकास्ट पीछे है तो वो क्यों पीछे है, क्यों वो इसलिए पीछे है कि कुछ इंडिविजुअल उस कम्युनिटी में पीछे है, जमीन नहीं है, सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, लेकिन वो पहले सही तरीके से समझे कि किस कारण के वजह से वो बैकवर्ड है, यदि है तो, और कास्ट के तुलना में। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है एससी एसटी सब क्लासिफिकेशन के संदर्भ में, इस संदर्भ में पूरे देश में काफ़ी अनरेस्ट है। एससी एसटी कम्युनिटी के लोग जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 21 अगस्त का भारत बंद भी बुलाया गया है और तमाम जो एससी एसटी के लीडर्स हैं इन्होंने भी इस सब क्लासिफिकेशन का अपोज किया है, विरोध किया है और तमाम विचारक चिंतक भी इसके खिलाफ में हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में देश के जाने माने अर्थशास्त्री, विचारक, चिंतक, अभ्यासक, लेखक और यूजीसी के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रत होरात सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर के व्यूज़ जानने के लिए हम काफ़ी दिनों से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो सर आज हमारे स्टूडियो में है। सर, सबसे पहला सवाल, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है सब क्लासिफिकेशन के संदर्भ में, तो इस डिसीजन के कारण काफ़ी अनरेस्ट लोगों में है और विशेषतः एससी एसटी के जो लोग हैं इनमें तो काफ़ी असुरक्षितता की भावना भी है और इसका पॉलिटिकल भी अब एक वेपनाइज हो रहा है इस मुद्दे को लेकर। आप किस तरह से इस जजमेंट को देखते हैं, विशेषतः सब क्लासिफिकेशन के जजमेंट को आप देखते हैं? इसमें पंजाब गवर्नमेंट ने वाल्मीकि और चर्मकार कम्युनिटी को, मजबी कमेटी को सेपरेटली 50-50% रिजर्वेशन दिया था। ओके। उसके अगेंस्ट में कुछ लोग पंजाब कोर्ट में गए और पंजाब कोर्ट ने फिर ये सजेस्ट किया कि हायर बेंच के सामने ये इशू लाना चाहिए। तो जो ये बेंच था जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके चेयर थे, उसके सामने जो मैंडेट था वो मैंडेट दो तरह का या तीन तरह का मैंडेट था। एक तो ये है कि भाई सब क्लासिफिकेशन हो सकता है क्या, यदि सब क्लासिफिकेशन विद इन द शेड्यूल कास्ट हो राइट। सकता है क्या, यदि हो सकता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है क्या, ओके। इन कन्फर्मिटी विद कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। और दूसरा उसमें ये भी था कि जो इंडिविजुअल स्टेट्स है वो उसमें डिसीजन ले सकते या नहीं। राइट। हाँ। ये दो मुद्दे इस जजमेंट में डिस्कस हुए हैं। तो पहला जो मुद्दा है कि सब क्लासिफिकेशन हो सकता है या नहीं, और फिर सब क्लासिफिकेशन करके रिजर्वेशन जा सकता है या नहीं, उसमें से जो सबसे सबकास्ट, जो बैकवर्ड सबकास्ट है विद इन द सबकास्ट, राइट। ये दो सही मुद्दे दो है ये। राइट। तो इसमें चीफ जस्टिस ने डिसीजन लिखी है और उस डिसीजन को मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस और गवई साहब ने भी उसका हिस्सा है, और बाकी सारे जज जो चार हैं हाँ। उन्होंने उसको सपोर्ट किया है, एक्सेप्ट बाला बेला त्रिवेदी त्रिवेदी। के ने उनको अपना नोट ऑफ डिसीजन दिया है। तो पहला सवाल ये है कि जो चीफ जस्टिस जो है पहले डिफाइन करते हैं कि घटना जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये कहती है कि भी इक्वालिटी हो, एग्जैक्टली। इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरा इक्वल अपॉर्चुनिटी हो।
और इक्वल अपॉर्चुनिटी हो तो फिर उसके आगे जाकर कॉन्स्टिट्यूशन ने कहती है कि अंडर रिप्रेजेंटेशन किसी एक चीज़ में हो तो उस अंडर रिप्रेजेंटेशन को फेयर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए गवर्नमेंट नीतियाँ बना सकती है। राइट। वो कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए बाधा नहीं बनेगी। और वो जो नीतियाँ है वो सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस पे उस आधारित। सबकास्ट की नहीं, कास्ट की, जो शेड्यूल कास्ट के लिए जो नीतियाँ बनेंगी वो सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस के लिए होनी चाहिए। राइट। हाँ। ये कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन है जिसको चीफ जस्टिस साहब ने इंटरप्रेट किया है कि उसको उन्होंने सब्सटेंसिव इक्वेलिटी कहा। सब्सटेंशियल। हाँ, सब्सटेंसिव, पूरी इक्वेलिटी होनी चाहिए। हाँ। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इसको सपोर्ट करती है। फिर उन्होंने कहा कि सब्सटेंसिव इक्वेलिटी जो है वो किस कारण की वजह से होती नहीं है। तो उन्होंने दो तरीके से उसको डिफाइन करने की कोशिश की। एक तो किया कि यदि सबकास्ट में इनइक्वालिटी हो, बिटवीन द सबकास्ट विद इन द शेड्यूल कास्ट इनइक्वालिटी हो तो सब्सटेंशियल इक्वालिटी जो है होनी चाहिए, सबकास्ट में वो अचीव नहीं होती। और दूसरा एक उन्होंने दिया है उसमें कि भाई जो सारी पोस्ट है वो ऐसा नहीं कि एक ही पोस्ट में हो और दूसरी पोस्ट में ना हो। यदि सिर्फ लोअर कैटेगरी के पोस्ट में हो और अपर कैटेगरी के पोस्ट में नहीं है तो उसको हम सब्सटेंसिव पूर्ण समानता नहीं कह सकते। तो सभी पोस्ट में वो इक्वल शेयर पार्टिसिपेशन होना चाहिए। राइट। अच्छा, ये उन्होंने पहले इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट घटना में जो है उसको डिफाइन करने के बाद और उसके कारण देने के बाद फिर उन्होंने कहा है कि सब्सटेंशियल इक्वालिटी अचीव इसलिए नहीं कर सकते, नहीं हो पा रही है क्योंकि शेड्यूल कास्ट में विद इन द सब कास्ट में इनइक्वालिटी है। ओके। तो इसलिए उन्होंने फिर पोजीशन ये ली है कि भाई इसको सब क्लासीफाई करना चाहिए और मोस्ट बैकवर्ड आइडेंटिफाई करके उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया है कि पूरा सर्वे लिया, पूरी सारी डिसीजन का, जितनी भी जजमेंट के संदर्भ में उसका डिसीजन लिया। अब उसमें उन्होंने ये किया, फिर उसको मैं मेरी कन्वीनियंस के लिए उसको उन्होंने तो जजमेंट बाय जजमेंट उसको डिफाइन किया, लेकिन टू पुट इन ए ब्रीफ उन्होंने क्या किया कि मैं उसको जो समझ सकता हूँ कि वो डिसीजन है जो इसके फेवर में है, नहीं है जो डिसीजन है जो इसके फेवर में है। ओके। तो वो डिसीजन ऐसे है, कुछ डिसीजन ऐसे जो कहते कि नहीं आप सब क्लासीफाई नहीं कर सकते। हाँ। प्रेसिडेंट को अधिकार है शेड्यूल कास्ट की लिस्ट बन के डिक्लेयर करने का। राइट। उसमें ऐड और एक्सक्लूजन करने का अधिकार बाबा साहब ने पार्लियामेंट को दिया, बाबा साहब की वजह से हुआ है। राइट। और आप सब क्लासीफाई उसको कर रहे हो तो आप उसको टिंकरिंग कर रहे हो, उसके साथ टिंकरिंग करने का अधिकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। हाँ, सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, नहीं हाँ सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, पार्लियामेंट को नहीं है। हाँ। आप एक्सक्लूड इंक्लूड कर सकते हो लेकिन विद इन द शेड्यूल कास्ट को टिंकरिंग करने का आपको अधिकार एग्जैक्टली, क्योंकि आप उसको फिर डिस्टर्ब कर रहे हो। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये सारी जो शेड्यूल कास्ट में जो सब कास्ट है वो एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया है जो अनटचेबिलिटी, इसके आधार के ऊपर उनको इकट्ठा लाया है और एक कैटेगरी बनाई है, होमोजीनियस कैटेगरी है, होमोजीनियस है, जिसके बेसिस के ऊपर रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो उस होमोजीनियस कैटेगरी विच इज होमोजीनियस विथ रिस्पेक्ट टू अनटचेबिलिटी और ही सब कास्ट फेस अनटचेबिलिटी इन वन फॉर्म और अदर, उसको आप क्लासीफाई नहीं कर सकते, वो कोर्ट घटना के विरुद्ध हो जाएगा। इसके अगेंस्ट में एक विचार जो चीफ जस्टिस ने उन केसेस की लिस्ट दी जिन्होंने कहा कि नहीं ये जो है ये रिजर्वेशन के लिए इनको एक अनटचेबिलिटी की बेसिस के ऊपर इनको इकट्ठा किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको सब क्लासीफाई नहीं किया जा सकता यदि उसमें हेट्रोजिनिटी है तो बहुत सारी आर्गुमेंट उसमें दी है उन्होंने, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन वो एक व्यू है जो ये कहता है कि नहीं इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सब कास्ट, it is not exactly homogeneous category, it's a group of subcasts brought together for the purpose of reservation। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको आप सब क्लासीफाई नहीं कर सकते हो। तो चीफ जस्टिस साहब ने फिर उनका ओपिनियन सेकंड व्यू के फेवर में दिया कि इसको सब क्लासीफाई कर सकते हैं और सब क्लासीफाई फिर उसको उन्होंने ये कहा कि अंडर रिप्रेजेंटेशन जहाँ है तो उसके पीछे उसके सोशल और एजुकेशनल कॉजेस क्या है, उस बेसिस पे सब तुम उसको सब क्लासीफाई करो कि अंडर रिप्रेजेंटेड है और सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, इस वो एक कारण है जिसके वजह से उनका अंडर रिप्रेजेंटेशन है। तो ये आप कर सकते हो और ये अधिकार स्टेट को है
वो लीगली स्टेट को अधिकार है या नहीं, उसका डिटेल डिस्कशन है, उसमें हमें जाने की जरूरत है। राइट। ये सम एंड सब्सटेंस ऑफ चीफ जस्टिस की इसमें है कि आप सब क्लासिफिकेशन कर सकते हो, बैकवर्ड विद इन द शेड्यूल कास्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और उनका जो सब क्लासिफिकेशन करना है वो सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस पे हो, और उसके रीज़न ढूंढे कि अंडर रिप्रेजेंटेशन क्यों है, और फिर आप उनके लिए एक अलग से रिजर्वेशन दे सकते हो। उसमें उन्होंने वेरियस अल्टरनेटिव दिए है कि किस तरह आप रिजर्वेशन दे दो, प्रीफरेंस दे दो, कोटा दे दो, या 100% उनको दे दो। तो जो लीगली सस्टेनेबल है कॉन्स्टिट्यूशनली, वो उसकी रिकमेंडेशन की है। अच्छा, इसमें दूसरी बात अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसको सपोर्ट सारे जज ने किया। चीफ जस्टिस के इसमें एक नया पॉइंट गवई साहब ने लाया है। उन्होंने ये कहा कि नहीं, वो क्रिमिलेयर के बारे में, सॉरी मैं उसके बारे में बात करूँगा। अच्छा, ये सारी कहानी है। ओके, तो ये जो सब क्लासिफिकेशन का मुद्दा जिस तरह से आपने विस्तार से समझा है कि ये सारा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को कन्विंस किया कि सब क्लासिफिकेशन हो सकता है, तो इससे पहले जब हम अतीत में जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट जब हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले, तब भी ये मुद्दा चर्चा में आया था। तो डॉक्टर आम्बेडकर का क्या व्यू इस संदर्भ में था? ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने मन, कि ये ज़रूरी जानना ज़रूरी इसलिए है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विचार इसके बारे में क्या था, सबकास्ट रिजर्वेशन के बारे में। वो इसलिए ज़रूरी है कि बाबा साहेब ही रिजर्वेशन के इनोवेटर हैं। एग्जैक्टली राइट। उन्होंने ही रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई, और बल्कि मैं ये कहूँ कि दुनिया में लाई। ये लीगल सेफगार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट, ये अमेरिका में 1867 में 70 में हुआ लीगल सेफगार्ड। ओके। लेकिन रिजर्वेशन पॉलिसी कि अपने डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप को उनके पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर या और किसी बेसिस पे एक शेयर देना चाहिए, राइट, ये नीति सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की है। जो अमेरिका में थोड़ी बहुत आई थी कि फेडरल कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें महिला को बैक को प्रेफरेंस देना है, वो 60s में आई है। तो इसलिए बाबा साहेब के विचार जानना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये बताऊं कि बाबा साहेब ने रिजर्वेशन की मांग ये 1919 में शुरू की, फिर उन्होंने रिपीट की 1929 में साइमन कमीशन के सामने, 1990 में साउथ ब्यूरो के सामने, फिर 1929 जो साइमन कमीशन, फिर वो जो मसला है कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का और रिफॉर्म करने का, वो फिर राउंड टेबल में गया, और फाइनली फिर 1935 में एक्ट बना। उसके बाद फिर 1935 के डिसीजन के तहत फिर पूना पैक्ट में पॉलिटिकल रिजर्वेशन आया 1931 में। और उसके बाद और एक लैंडमार्क है, वो है कि जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लेबर मिनिस्टर बने तो उन्होंने जो वाइसराय थे लिंगित को, उनको लिखा कि भाई पूना पैक्ट के एक लास्ट पैरा में ये प्रॉमिस है कि पब्लिक सर्विसेज में भी और एजुकेशन में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो करना चाहिए। तो वो माना वाइसराय ने, और पहली बार रिजर्वेशन इन पब्लिक सर्विस एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 1943 में आया। अच्छा, उसका GR की कॉपी आपको व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल इसमें मिलेगी। ओके, तो वो मिनिस्टर भी थे। पहले 12% मिला रिजर्वेशन, बाद में वो फिर जाके पॉपुलेशन के हिसाब से हुआ। उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ रिजर्वेशन, उसकी सारी प्रोविजन है। राइट। आप ये पाएंगे कि ये सारे 30 साल के जर्नी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 4 तरह की सोल्यूशन दी। वो 4 तरह की सोल्यूशन क्या है कि भाई इक्वल, समान अधिकार होना चाहिए, सिविल राइट, और फिर इक्वल अधिकार होने चाहिए, वो बात अलग है, लेकिन अनइक्वल अधिकार नहीं है, इक्वल अधिकार नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन है, तो उसके अगेंस्ट में लॉ होना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन होता है एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, लेजिस्लेचर में, तो उसमें उनको शेयर मिलने के लिए, रिप्रेजेंटेशन मिलने के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी होनी चाहिए। चौथा उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव में शेयर होना चाहिए, नॉट ओनली लेजिस्लेचर। लेजिस्लेशन तो कायदा बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो है वो पॉलिसी बनाता है, मिनिस्टर, सेक्रेटरी, तो उसमें शेयर होना चाहिए। तो उन्होंने कहा एक मिनिस्ट्री होना चाहिए, जो आज मिनिस्ट्री बनी सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री। और पांचवा उन्होंने दिया कि इनको सबको मॉनिटर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, SC ST कमीशन जो बना। राइट। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि
इक्वल सिविल राइट, लॉ अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिजर्वेशन टू गिव फेयर शेयर, इसके अलावा चौथा सॉल्यूशन भी उन्होंने दिया। वो सॉल्यूशन उन्होंने वो दिया कि जाति अनटचेबल में अनटचेबल को प्रॉपर्टी राइट नहीं है, हाँ, बिजनेस का राइट नहीं है, अच्छे जॉब में एम्प्लॉयमेंट का राइट नहीं है, सिर्फ कैजुअल लेबर है। ओके, तो जब तक कि आप उसके ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल एसेट नहीं बढ़ाओगे तो वो सुधरेगा कैसे? हाँ, तो उसको ज़मीन दे दो, बिजनेस दे दो और एजुकेशन दे दो। राइट, ये एक जनरल पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल एम्पावरमेंट की उन्होंने दी है। इसमें उनको सक्सेस भी मिला है। हाँ, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, हाँ, तो वो लैंड कुछ डिस्ट्रीब्यूट की थी, हाँ, और आपने देखा होगा फिर दादा साहब गायकवाड़ ने उसी को लिया, हाँ, लैंड का सबसे बड़ा आंदोलन भी उन्होंने किया था। हाँ, और मेरा ख्याल 2-2.5 लाख जमीन भी मिली। हाँ, फिर 43 में उन्होंने ये भी किया, क्या कहते हैं उसको, एजुकेशन स्कॉलरशिप दी, हाँ, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो हाँ, है हाँ, वो है, और ओवरसीज स्कॉलरशिप। हाँ, तो ये 4 डिसीजन, 4 पॉलिसीज उन्होंने दी है। ये सारे पॉलिसीज में ये कहीं नहीं कहा उन्होंने कि सब कास्ट के लिए पॉलिसी हो, एग्जैक्टली, इट इज फॉर ऑल, इट इज़ फॉर ऑल। लेकिन ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एजुकेशन एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन एम्पावरमेंट की पॉलिसी और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो पॉलिसी है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। ओके, डिस्क्रिमिनेशन, लॉ अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड रिजर्वेशन पॉलिसी ये ग्रुप बेस्ड है, अनटचेबल एज ए होल, यस, सारे अनटचेबल को एक होमोजेनियस मिलने ग्रुप है। चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने साइमन कमीशन में और साउथ ब्यूरो कमीशन में क्लियरली बताया है कि रिजर्वेशन का आधार और कायदे लीगल सेफगार्ड का आधार सिर्फ अनटचेबिलिटी है। हाँ, तब तक क्लैरिटी नहीं थी, डिप्रेस क्लास उसको कहते हाँ, थे, कहते थे, राइट, और उसमें कभी कभी एबोरिजिनल ट्राइब भी इंक्लूड थी, हाँ, ओबीसी भी इंक्लूड थे। हाँ, तो पहली बार वहाँ क्लियर हो गया कि नहीं, ओनली अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी, इज द ओनली बेसिस फॉर लेटर ऑन आइडेंटिफाइड एज ए शेड्यूल कास्ट। तो मैं डिफरेंस बता रहा था आपको कि पॉलिसीज अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल एम्पावरमेंट में फर्क ये है। हाँ, पॉलिसीज अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इज फॉर द ग्रुप एज ए होल, राइट, नो सब कास्ट, नो इंडिविजुअल। हाँ, लेकिन इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल एम्पावरमेंट की पॉलिसी जो है वो इंडिविजुअल फोकस पॉलिसी है, राइट, विद इन द कास्ट, विद इन द कि कास्ट, जो इंडिविजुअल के पास जमीन नहीं है, लैंडलेस है, राइट, इलिटरेट है, हाँ, विदाउट बिजनेस है, उसके लिए अलग से पॉलिसी बनाओ, उसी को उसके ऊपर फोकस करो। उसका कारण ये है कि उसको आप एजुकेशनली और इकोनॉमिकली एम्पावर करोगे तो वो रिजर्वेशन ले पाएगा। एग्जैक्टली, जब तक पढ़ोगे नहीं, ग्रेजुएट नहीं होगे, तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल सकता। तो डॉक्टर, मैं समराइज ये कर लूँ कि बाबा साहेब का व्यू ये था कि ग्रुप फोकस पॉलिसी और इंडिविजुअल फोकस पॉलिसी। लेकिन एक बात मैं बता दूं, एक पॉइंट में बताना आपको भूल गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या किया कि ये सबकास्ट जो है ये हेट्रोजीनियस है, ये जजमेंट के बेसिस के ऊपर तो आर्गू किया, पहली जजमेंट जो है, जो मैंने कारण बताए। लेकिन उन्होंने क्या किया, 4 स्टडीज का एग्जाम्पल भी दे दिए, अच्छा, जिसमें देयर इज अनटचेबिलिटी विद इन अनटचेबिलिटी। ओके, उन्होंने एविडेंस दिया कि ये होमोजीनियस नहीं है। हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि जो मार्टिन मकवाना है, नवसर्जक, गुजरात के, हाँ, गुजरात के, उन्होंने स्टडी की थी, 90 फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी ली थी, और उन्होंने फिर वो वीवर, वाल्मीकि, इसके बीच में जो अनटचेबिलिटी जो आपस में दी थे। उसके बाद उन्होंने दिया उसी गुजरात की AM शाह की स्टडी, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु। तो ये 4 स्टडी को देखे उन्होंने प्रूव कर दिया कि अनटचेबल, विद इन अनटचेबल अनटचेबिलिटी है। बाबा साहेब ने भी ये एक्सेप्ट किया कि अनटचेबल में अनटचेबिलिटी है। ओके, वो किसमें किया है उन्होंने वो जो स्टार्ट कमीशन की रिपोर्ट है, हाँ, राइट, 1930 की है वो, उसमें उन्होंने किया। मैं ये पढ़ के सुनाता हूँ आपको कि ये रिपोर्ट ऑफ डिफरेंस क्लास एंड अबोरिजिनल ट्राइब है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने वो किया था 1930 में, और उसमें चैप्टर है अनटचेबिलिटी विद इन अनटचेबिलिटी। बाबा साहब उसके मेंबर भी थे। It must be admitted that the good deal of untouchability within untouchability exists in the presidency. ओके, ये उस समय भी चर्चा हुई थी इस विषय पे, बिल्कुल माना। लेकिन अब सवाल ये पूछा जा सकता है कि डॉक्टर अम्बेडकर तो अनटचेबिलिटी विद इन अनटचेबिलिटी मानते हैं कि सब कास्ट रिजर्वेशन प्रमोट क्यों नहीं किया, क्यों नहीं मांगा? उसका कारण है, वो कारण ये है जो चीफ जस्टिस साहब जो है ना, वो भी उसमें गलती कर रहे हैं। कारण ये है कि जो अनटचेबिलिटी विद इन अनटचेबिलिटी है वो बेसिकली सोशल और कल्चरल स्फीयर में है।
राइट, सोशल एंड कल्चरल स्फीयर। सोशल स्फीयर में कैसा है कि बैठना उतना क्लोज नहीं, लेकिन बैठते भी है। हाँ, जितना डिस्टेंस हाई कास्ट और शेड्यूल कास्ट के साथ है, उतना डिस्टेंस मातंग और माहर के बीच में नहीं है। बस बैठते उठते खाना भी खाते कभी कभी, लेकिन शादी नहीं होती। हाँ, हाँ, और बैठना उठना उतना नहीं है। हाँ, शायद और भी कोई एग्जाम्पल है, फेस्टिवल में शायद पार्टिसिपेट ना हाँ, हो। तो सोशल और कल्चरल और रिलीजियस लेवल पे ये डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन डिनायल ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी है नहीं। कोई शेड्यूल कास्ट ये नहीं कहता कि महार ये नहीं कहता है, माला ये नहीं कहता कि मादिगा को या मातंग को प्रॉपर्टी राइट नहीं है, हाँ, या उसको लैंड मत बेचो या उससे लैंड मत बिल्कुल खरीदी ऐसा करो। नहीं, ऐसा नहीं ओके। करते। हाँ, दूसरा, एजुकेशन में कोई नहीं है। हाँ, महार कोई मातंग का मातंग नहीं एजुकेशन है। थोड़ी रोकता है, नहीं, या स्कूल में जाके डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी करता नहीं है। करता है, नहीं एग्जैक्टली। करता। हाँ, और तो ये जो लैंड या बिजनेस में रोकता थोड़ी है महार, नहीं, कोई रोकता नहीं। कोई रोकता नहीं। तो जिसके वजह से वाकई बैकवर्डनेस है, अंडर रिप्रेजेंटेशन जो है, वो इकोनॉमिक और एजुकेशनल बैकवर्डनेस की वजह से है। राइट, और वो क्रक्स है, वो क्रक्स है। उसमें सबकास्टिज्म का डिस्क्रिमिनेशन है नहीं। नहीं, उसमें अनटचेबिलिटी विद इन अनटचेबल नहीं है, कोई नहीं वो है। सोशल और कल्चरल स्फीयर में। हाँ, इस और सोशल और कल्चर में जो अनटचेबिलिटी है, वो कोई बड़ा डोमिनेंट फैक्टर नहीं बन जाता है सबकास्ट में इनइक्वलिटी लाने का। जो फैक्टर बनता है वो इकोनॉमिक्स और एजुकेशनल है। इसलिए बाबा साहेब ने ये सोचा कि सबकास्ट में रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑल सफर्ड इक्वली फ्रॉम अनटचेबिलिटी। एग्जैक्टली। हाई कास्ट जो गांव का है, वो मातंग हो या महार हो या चमार हो, सबके साथ वही अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है। कुएं में जो एंट्री नहीं देता है, या मंदिर में एंट्री नहीं देता, ये थोड़ी कहता है सबका कि भाई महार को दे दो मातंग को मत दो। ऐसा नहीं होता है। हाँ, चमार को दे दो मातंग को मत दो। हाँ, ऐसा नहीं होता है। फॉर हाई कास्ट, ऑल द सब कास्ट एज फार एज प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज कंसर्न आर सिमिलर। यस। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे डिस्पैरिटीज है। लेकिन और वो इकोनॉमिक और एजुकेशन में भी वही डिस्क्रिमिनेशन करता है हाई कास्ट, लेकिन विद इन द शेड्यूल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है इकोनॉमिक्स में। तो इसलिए मेरी जो समझ है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए नहीं उन्होंने रिजर्वेशन विद इन सबकास्ट माना, क्योंकि जो अनटचेबिलिटी थी वो सोशल और कल्चरल स्फीयर में है, वो इकोनॉमिक्स और एजुकेशन में है नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी फिर उसने अल्टरनेटिव दिया, उस इश्यू को उन्होंने टाला नहीं। उन्होंने कहा कि मातंग हो या मादिका हो या माहर हो या माला हो, उसके अंदर जो इंडिविजुअल है, घर है, हाउस होल्ड है, जिसके पास जमीन नहीं और पूरा इलिटरेट है, उसके लिए हम अलग से पॉलिसी बनाते हैं। उसको उन्होंने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और एजुकेशनल एम्पावरमेंट की पॉलिसी बनाई। और लैंड भी दे दी। और लैंड चुन चुन के थोड़ी दी कि मांग को मत दो, मार को दे दो। और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आई, तो ये थोड़ी कहा कि मातंग और मादिका को मत दे दो, मार को चमार को सबको इक्वली, वो सबके लिए था। तो यस, बाबा साहब ने बिटवीन द सबकास्ट जो डिफरेंस है नहीं, सिमिलरिटी है बिकॉज ऑफ अनटचेबिलिटी, और जो है वो सोशल में है, लेकिन उसके लिए उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी दी, लॉ अगेंस्ट अनटचेबिलिटी दी, उसमें कोई फर्क नहीं किया। आप यदि लॉ ऑफ अनटचेबिलिटी और एट्रोसिटी देखेंगे, उसमें एक ही प्रोविजन है, जिसका डिस्क्रिमिनेशन किया है वो शेड्यूल कास्ट होना चाहिए, जिसने किया वो नॉन शेड्यूल कास्ट होना चाहिए। ये तो नहीं कहा कि जो मातंग हो उसका हो तो नहीं होगा, मार को होगा उसका अलग से नहीं है। तो ये तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने ड्यूअल पॉलिसी दी, एक पॉलिसी अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन टू हैव ए फेयर शेयर, एंड पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर द इंडिविजुअल। पहली पॉलिसी ग्रुप के लिए है, दूसरी पॉलिसी इंडिविजुअल के लिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो बाबा साहेब का जो व्यू है कि भाई सबकास्ट में रिजर्वेशन की, उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं, कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अवेयर नहीं थे। वो बहुत अवेयर थे डिफरेंस के बारे में। अपनी पार्टी में उन्होंने चमार को लाया। देवराम नाइक जो है कई सालों तक मुख नायक और वाल्मीकि बहिष्कृत भारत का एडिटर रहे, और भी लोग थे, काफी लोग थे, मातंग भी थे, कई मातंग नहीं रहे लेकिन थे। तो एहसास था, और इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, एक सेंटेंस है कि भाई देयर आर पीपल फ्रॉम सबकास्ट हु आर ट्राइंग टू रिमूव दिस अनटचेबिलिटी इन हाई कास्ट। तो मेरा ख्याल है ये जो चीफ जस्टिस साहब है, उन्होंने जो डिफरेंसेस विद इन अनटचेबल है वो स्टडी को कोट करके, जो इसेंशियली कल्चरल और सोशल है, उसको
उसको इसमें कन्वर्ट किया, एजुकेशनल और इकोनॉमिक्स में, हाँ राइट, जो उसमें है नहीं। राइट। और एकदम जम करके फिर उन्होंने कहा कि आप उस सब कास्ट की जो बैकवर्डनेस है वो इकोनॉमिक्स और एजुकेशन पे कहो। लेकिन स्टडी में उन्होंने एविडेंस नहीं दिया कि इस आधार पे भी एक सबकास्ट दूसरी सबकास्ट का डिस्क्रिमिनेशन करती है। राइट, ये तो आपने काफ़ी विस्तार से इस बात को समझाया आपने कि सबकास्ट के भीतर क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। बाबा साहब की भी यही सोच थी, विचार था। लेकिन आज़ादी के अभी 75 साल होने के बाद जब इस तरह की डिमांड सामने आती है, काफ़ी ग्रुप्स हम देखते हैं साउथ में प्रोटेस्ट करते हैं, या फिर नॉर्थ इंडिया में भी हम देखते हैं, तो ये जो लोग पिछड़ के रह गए हैं, मतलब जो शेड्यूल कास्ट में की अलग अलग कास्ट जो है, जो अभी डिमांड कर रही है, जो पीछे रह गए हैं इस सारी प्रोसेस में, तो इन्हें सामने लाने के लिए किस तरह की पॉलिसीज बननी चाहिए? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम ये ग्रुप पीछे रह जाए और हम उस पर डिस्कस ही नहीं करें। तो ये तो आपने समझाया कि सब क्लासिफिकेशन इसका सोल्यूशन नहीं है, तो इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? डॉक्टर आम्बेडकर की सोच को आपने समझाया। आप क्या सोचते हैं कि अभी ये जो हम नेक्स्ट इस एडवांस ज़माने में जी रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में सोल्यूशन क्या सकते हैं कि ये जो लोग हैं, इनका अपलिफ्टमेंट हो, ये भी प्रोग्रेस के राह पे चले? बिटवीन द सबकास्ट द इनइक्वालिटी है, और विद इन द सबकास्ट एक सबकास्ट में भी अक्रॉस द इंडिविजुअल इनइक्वालिटी है, तो उसको एड्रेस करना चाहिए। राइट। लेकिन सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि पहले डेटा होना चाहिए। आज जो बातें हो रही है, वो बातें जो हो रही है वो एक जनरल अजम्पशन के साथ, हाँ, assumptions है इसमें भी केवल। बहुत अजम्पशन है। जब हाँ। कैमिलेर पे मैं आऊँगा हाँ। तो आपको बताऊंगा कि जजेस ने कैसे अजूम किया, राइट। कंजेक्चर बनाया। हाँ, ये हाँ। दिखता है ना, हाँ। प्रेसिडेंट शेड्यूल कास्ट है, मिनिस्टर शेड्यूल कास्ट है, यूजीसी के चेयरमैन शेड्यूल कास्ट थे। राइट। एक बार टीवी पर सवाल पूछा था कि हाँ। यूजीसी के चेयरमैन के लड़के को रिजर्वेशन देना है या नहीं। अच्छा। हाँ, जब मैं डिस्कशन में था। अच्छा, तो ये ये जो एग्जाम्पल है, दिखते हैं ऑन द फेस ऑफ इट, एग्जैक्टली। और उससे वो अपनी कंक्लूजन निकालते हैं, जो मेरे समझ से वो गलत है। हाँ, हाँ। आपको क्या करना चाहिए कि एवरेज पिक्चर क्या है, रियल पिक्चर क्या है, तो उसके लिए आप सबकास्ट वाइज डेटा कलेक्ट करो। हाँ। कुछ डेटा है सबकास्ट वाइज ये कास्ट सेंसस में, लेकिन सबकास्ट वाइज डेटा कलेक्ट करो, और जो ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं, हाँ। उसको देखो Right. कि लैंड ओनरशिप कितनी है, एजुकेशन लेवल कितने है, बिजनेस कितने हैं, पॉवर्टी कितनी है, हाँ। मालन्यूट्रिशन कितना है, एग्जैक्टली। अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट जॉब में कितना है, और उसके कारण ढूंढो। अच्छा। कारण क्या है? हाँ। लैंडलेसनेस की वजह से, इलिटरेसी की वजह से है, उसके कारण ढूंढो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जो सुप्रीम कोर्ट अब तक नहीं कर रहा है, हाँ। और मैं लगातार कह रहा हूँ, और वो कॉन्स्टिट्यूशन को लिटरली इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो ये है कि ये यदि मान लीजिए कुछ सबकास्ट बैकवर्ड है, निकल आती है कुछ इंडिकेटर ठीक के है। बेस, हाँ। तो वो यदि वो लैंडलेसनेस की वजह से है, इलिटरेसी की वजह से है, लेकिन लैंडलेसनेस और इलिटरेसी किसकी वजह से है? वो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से है। एग्जैक्टली, आपको वो उसी राइट वजह से डिनाइल किए हैं। डिनाई किए हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू जो लैंडलेसनेस आती है, डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू जो इलिटरेसी आती है, हाँ। वो प्रूव करना चाहिए। हाँ। तो डिस्क्रिमिनेशन इंड्यूस लैंडलेसनेस एंड इलिटरेसी यदि है सबकास्ट में, तो फिर केस बन जाती है। लेकिन ये विद इन द शेड्यूल कास्ट ये रीज़न है नहीं। एक सबकास्ट दूसरे सबकास्ट को इकोनॉमिक स्फीयर में और एजुकेशन स्फीयर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। स्कूल में दोनों बच्चे गए तो दोनों अलग सीट को बैठते हैं। हाँ। गाँव वाला जो हाई कास्ट है वो लैंड नहीं बेचता है तो सबको नहीं लैंड बेचता है, वो डिफरेंस थोड़ी करता है, मातंग और नहीं। मारता है। तो डिस्क्रिमिनेशन वो फैक्टर जो है वो नहीं होता। वो हिस्टोरिकली तो वो उसका इम्पैक्ट है, लेकिन पॉलिसी जो करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए फिर कि जो विद इन द शेड्यूल कास्ट जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसके लिए आप अलग से पॉलिसी बनाओ, उसमें क्रीमी लाओ आप। विद इन द शेड्यूल कास्ट में क्रीमी, वो भी क्रीमी रिजर्वेशन के लिए नहीं। हाँ। उसमें आप जो लैंडलेस है शेड्यूल कास्ट में, राइट,
एक सबकास्ट में जो लेस एजुकेटेड है, जिसके पास बिजनेस नहीं है, हाँ जिसके पास जमीन नहीं, उसके लिए पॉलिसी बना, राइट लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की, बिजनेस प्रमोट करने की, एजुकेशन की, एग्रेसिव पॉलिसी करो ना। हाँ यदि मातंग कम्युनिटी के लड़का एजुकेशन बहुत ही कम है तो एग्रेसिवली करो, हाँ हॉस्टल बनाओ, स्कॉलरशिप दे दो, फेलोशिप दे दो, स्कूल बनाओ, उनके लिए अलग से जो भी करना है, हाँ और एजुकेशन बढ़ा दो, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बढ़ा दो। यस इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होगे तो एजुकेशनल एम्पावरमेंट होगा, राइट और गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से और एजुकेशन बढ़ेगा, तो देन दे विल बिकेम कैपेबल ऑफ अवेलिंग रिजर्वेशन। राइट इफ यू डोंट एम्पावर देम इकोनॉमिकली और एजुकेशनली तो वो पीछे रह जाएंगे, रिजर्वेशन को कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे हाँ यूटिलाइज नहीं कर नहीं पाएंगे। हाँ और मुझे ऐसा लगता है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये जो पॉइंट है ना, ये इग्नोर किया है। हाँ उनका कहना है कि सब्सटेंशियल इक्वेलिटी जो है, हाँ वो जो है संपूर्ण समानता जो है, दो सब कास्ट में इनइक्वालिटी होने की वजह से है, हाँ या ज़्यादा से ज़्यादा वो कह रहे हैं कि ए बी सी डी में सब समान शेयर होना चाहिए। लेकिन उनको ये एहसास नहीं हुआ, एहसास होगा लेकिन लिखा नहीं उन्होंने, कि विद इन द सब कास्ट इनइक्वालिटी है तो फिर बिटवीन द सब कास्ट इनइक्वालिटी रहेगी, जो आप परस्यू करना चाहते हो। परस्यू करना चाहते हो हाँ उसका मैं सिंपल सा उदाहरण दे दूं, क्योंकि हाँ। मैं डिफिकल्ट वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ आप मातंग कम्युनिटी लीजिए या मादिका ले लीजिए, उसमें से यदि 80% लोग जो है पढ़े लिखे ही नहीं है, ज़्यादा मेट्रिकुलेशन कम है, हाँ हायर बिल्कुल सेकेंडरी, आपने रिजर्वेशन दे दिया, तो 80% जो है वो रिजर्वेशन नहीं ले पाएंगे, नहीं ले थोड़ा सा तबका ले पाएगा, हाँ थोड़ा सा ले पाएगा तो वो भी डी ग्रुप में हाँ विद इन द सबकास्ट इनइक्वालिटी होगी। हाँ तो विद इन द सबकास्ट इनइक्वालिटी के वजह से एक बड़ा तबका रिजर्वेशन नहीं ले पाएगा, तो फिर सबकास्ट की लेवल भी लो होगी। हाँ अच्छा, वो जो लेवल लो है वो इसलिए है कि विद इन द कास्ट इनइक्वालिटी है, कि कास्ट में ही ज़्यादा फायदा उठाने वाले लोग नहीं है, इसके उनका एवरेज कम रहता है और सब कास्ट की तुलना में, तो वो भी तो लेना चाहिए। हाँ तो उसके लिए जो बाबा साहब ने पॉलिसी बताई है, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल एम्पावरमेंट, वो पॉलिसी ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है जो बाबा साहब की डुअल पॉलिसी है वो इफेक्टिव पॉलिसी है। एक कि सारे शेड्यूल कास्ट के जो सब कास्ट है, क्योंकि वो अनटचेबिलिटी यूनिफॉर्मली फेस करते हैं, और विद इन द सबका जो अनटचेबिलिटी वो सोशल कल्चरल स्फीयर में है, तो रिजर्वेशन उनके लिए होना चाहिए, लॉ अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, रिजर्वेशन, मिनिस्ट्री वगैरह वगैरह। लेकिन विद इन द अनटचेबल जो इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनके लिए अलग से इकोनॉमिक और एजुकेशन एम्पावरमेंट की पॉलिसी होना चाहिए। मैं उसमें रिजर्वेशन नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, जब मैं क्रिमिनल पे आऊँगा तो बताऊँगा कि उसमें आप रिजर्वेशन को इकोनॉमिक और एजुकेशन स्टैंडिंग नहीं लगा सकते, उसकी वजह है। ये तो ठीक है कि आपने कहा कि इसके लिए स्टडी होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए और उसके बाद भी उसके एम्पावरमेंट की पॉलिसीज बननी चाहिए जो जातियाँ पीछे छूटी है उसके लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे कुछ ऑब्जर्वेशंस आए हैं, हालांकि ये उनकी बेंच के सामने बात नहीं थी क्रीमी लेयर की, लेकिन क्रीमी लेयर के संदर्भ में काफ़ी निगेटिव रिमार्क्स भी आए हैं। हालांकि यूनियन कैबिनेट ने क्रीमी लेयर लागू करने से इनकार कर दिया है, उन्होंने सजेशंस दिया था, ऑब्जर्वेशंस दिया था। आप किस तरह से सोचते हैं कि क्रीमी लेयर की कंसेप्ट को बार बार शेड्यूल कास्ट में इंट्रोड्यूस करने की कोशिशें क्यों कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो मैंडेट है इस बेंच का, वो मैंडेट सिर्फ सब क्लासिफिकेशन से लिए था, हाँ वो क्रीमी लेयर के लिए था नहीं लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इसने अपनी जजमेंट के क्रीमी लेयर के बारे में बोला नहीं, हाँ डिस्कशन में आता है, लेकिन ही हैज़ नॉट टच अपॉन द क्रीमी लेयर, ही हैज़ नॉट रिकमेंडेड राइट सब्सटेंशियली स्पीकिंग। लेकिन और जज जो है सारे के सारे एक्सेप्ट वन, उन्होंने क्रीमी लेयर की का क्राइटेरिया को प्रपोज किया है। ओके लेकिन इसमें अमन मैं ये भी बता दूं आपको कि सिर्फ क्रीमी लेयर तक वो रुके नहीं, तो उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर तो होना ही चाहिए। हाँ और फिर क्रीमी लेयर का मतलब ये है कि आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए लगाते हो और इकोनॉमिक क्राइटेरिया से तरक्की हो जाती है, तो फिर ऐसा करो कि रिजर्वेशन का बेस इकोनॉमिक्स ही रखो, कास्ट क्यों रख रहे हो? कास्ट की जरूरत नहीं है फिर ये भी एक पॉइंट आ जाता तो है। रिप्लेसमेंट ऑफ कास्ट अनटचेबिलिटी बाय इकोनॉमिक, ये सेकंड सजेशन। हाँ थर्ड ये है कि भाई ये एक जनरेशन के लिए कन्फाइन होना चाहिए। हाँ ये महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी, एक ही जनरेशन के लिए। एक जनरेशन, या फिर ये भी एक वर्ड इस्तेमाल किया है, वो है वंस, वो ओनली वंस।
हाँ, एक बार only आपने once, ले लिया एक तो ही फिर बार लिया और फिर वापस। वापस। और वही उसका एक जनरेशन ही हुआ। हाँ। अच्छा, वहीं नहीं रुके वो, तो फिर उन्होंने ये कहा कि इफिशिएंसी प्रमोट करने के लिए भी रिजर्वेशन को निकालना चाहिए। पंकज मित्तल बहुत जोर से स्ट्रांगली उन्होंने अपने पॉइंट्स कहते रखे। हैं। हाँ, पंकज मित्तल एक स्टेप और आगे जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कास्ट को निकाल दिया, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल अपॉर्चुनिटी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन, लेकिन ये रिजर्वेशन में हम कास्ट ला रहे हैं। तो एक तरफ तो कास्ट की इनइक्वलिटी ला रहे हैं, दूसरी तरफ रिजर्वेशन कास्ट के देने की वजह से कास्ट को हम प्रमोट कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा। इसलिए उनका ये कहना है, और एक सजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि आप कोई अल्टरनेटिव पॉलिसी डेवलप बनाओ। करो जो कास्ट बेस्ड ना हो, लेकिन न्यू हो। वर्ड इस्तेमाल उन्होंने किया, न्यू, ब्रांड न्यू हो। हाँ, जब तक ब्रांड न्यू नहीं आती तब तक ये पुरानी रखो लेकिन ब्रांड न्यू हो। और वो उसके आगे जाके और वो कह रहे थे कि भाई ये कास्ट तो हमारे समाज में थी नहीं। एंशियंट इंडिया में वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था तो कास्ट नहीं है। तो इसलिए वो ये क्यों लाया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इनडायरेक्टली यही है कि वो वर्ण व्यवस्था को सपोर्ट करते। भगवत गीता की भी उन्होंने एक उदाहरण दिए। अच्छा, ये जो है, ये मैं इसलिए आपको ये सारा लिस्ट दिया है कि मेरी समझ में पहली बार मैं देख रहा हूँ, मैंने पहली भी केसेस पढ़ी है कुछ, इतना मल्टीपल असॉल्ट, हमला रिजर्वेशन पे कभी नहीं हुआ। मल्टीपल असॉल्ट आपने शब्द चारों इस्तेमाल तरफ किया से, है। चारों तरफ से। ओके, पहली बार इस जजमेंट में हुआ है। एक है सब क्लासिफिकेशन करो, क्रिमिनल लाओ, इकोनॉमिक क्राइटेरिया लाओ, इफिशिएंसी को लिए रिजर्वेशन हटाओ, एक जनरेशन के लिए दे दो, या एक टाइम दे दो, या फिर पॉलिसी और नई पॉलिसी, ब्रांड न्यू पॉलिसी लाओ। कुछ बचा है क्या? कुछ बचा नहीं है। तो इतना फ्रंटल अटैक है रिजर्वेशन पॉलिसी पे। इसका मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा परेशान हूँ कि इस एटीट्यूड क्या रहा इस बेंच का। राइट। तो लेट अस डिस्कस। एक मैंने थोड़ा उसके ऊपर लगाया है। अमन, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो समझ लेनी चाहिए हमने, वो ये है कि जस्टिफिकेशन तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो किया है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, इसके अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट पे जो जस्टिफिकेशन, लीगल जस्टिफिकेशन दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का जस्टिफिकेशन दिया है, वो एकेडमिक से सपोर्ट लेकर किया है। अच्छा, एकेडमिक नॉलेज जो है दलितों के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में, उससे वो उठा के उसको जस्टिफाई किया है। ओके। इसलिए सवाल ये खड़ा होता है कि जिस एकेडमिक अजम्पशन पे उन्होंने उनकी आर्गुमेंट को जस्टिफाई किया है, वो एकेडमिक आधार सही है या गलत है? हाँ, बिल्कुल है ना, तभी तो ये है। तो मैंने जब देखा कि इसमें तो बहुत प्रॉब्लम है कि सारे एकेडमिक आधार, आर्गुमेंट जो इन्होंने अपनी आर्गुमेंट के लिए इस्तेमाल किए है, उसमें प्रॉब्लम है। अच्छा। तो मैंने 1 बाय 1 उसको एग्जामिन किया। मैं आपके सामने थोड़ा सा प्रेजेंट करना चाहता हूँ। क्रिमिनल ले लीजिए। क्रिमिनल में गवई साहब ने पहले थ्योरी दी है। गवई साहब ने ये थ्योरी दी है, जस्टिस गवई साहब ने ये थ्योरी दी है कि भाई यदि ग्रुप होमोजीनियस हो तो उसके लिए एक पॉलिसी बनाई जा सकती है, लेकिन एक विद इन द ग्रुप का शब्द क्लास, लेकिन क्लास में कुछ बैकवर्ड और कुछ एडवांस है, तो फिर आपको उसको सब क्लासिफाई करके जो मोस्ट बैकवर्ड है उसको आपको रिजर्वेशन देना चाहिए, तभी आपको परफेक्ट इक्वलिटी आ जाएगी। अब मैं वो शब्द पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि जो उन्होंने कहा हुआ है कि only this and this alone can achieve the real equality as enshrined under the Constitution. This means giving reservation to the most backward. तो ये तो उन्होंने थ्योरी दे दी। अब ये पंकज मित्तल साहब जो है वो एक स्टेप आगे जाते हैं। अच्छा। उनका कहना ये है, उन्होंने कुछ एविडेंस भी दिया है पंकज मित्तल साहब ने, और वो भी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। बहुत आपको अंदाजा चलेगा कि जो मैं फ्रंटल अटैक की बात की है तो वो बताता हूँ। उनका कहना ये है, by saying that the experience show that the better of class among the backward, that is scheduled caste, eats up most of the vacancies or seat reserved, leaving the most backward with nothing in their hand of the time.
और ये सारा किस पे बेस्ड है? वो इम्पेरिकल हाँ है ना, ये लीगल तो आर्गुमेंट है नहीं है, नहीं नहीं ये तो एक्चुअल एकेडमिक की है कि भाई जिन्होंने स्टडी की होंगी बस वाकई फायदा हुआ या नहीं हुआ हाँ अक्रॉस द इकोनॉमिक ग्रुप, उसके ऊपर उन्होंने कहा होगा। अब लेकिन ये कितना सही है बताइए मुझे। मैं आर्गुमेंट ये कर रहा हूँ कि ये पंकज मित्तल साहब की जो ऑब्जर्वेशन है, जो एकेडमिक से ड्रॉ की है, सारा सार गलत है, ओके इसको कोई बेस नहीं है। तो मैंने क्या किया है कि डेटा कलेक्ट की, डेटा को देखा और उसमें ये पाया कि दो बातें नजर आती है। एक कि majority of the reservations, reserve seat have been the economically weaker section from the scheduled caste have been benefited. Just the opposite what Pankaj Mittal is saying. राइट और एक छोटा सा proportion है वो हायर इनकम ब्रैकेट को मिला है विद इन द शेड्यूल कास्ट। राइट इसके दो डाटा मैंने दिए हैं। एक तो डेटा मिल जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब का। मैंने अभी रिसेंटली फिर 2028 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर का डेटा देखा 24 में 24 में, जिसमें 75 मिनिस्ट्री में टोटल शेड्यूल कास्ट कितने हैं और ए बी सी डी में कितने हैं। ओके डी में इंक्लूडिंग सुपर एंड एक्सक्लूडिंग स्वीपर, उसमें क्या पाया जाता है? उसमें ये देखने को हमें मिलता है, अब मैं आपको स्टैटिस्टिक देता हूँ कि 81% पोस्ट ये सी एंड डी की है। अच्छा क्लास 3 एंड क्लास 4 81% और 19% जो है वो ए एंड बी की है। अब हम सी और डी की पोस्ट कौन सी होती है? क्लास 3 और क्लास 4 की होती है। और फिर ये सारे गरीब होते हैं, अमीर तो नहीं होते ना, क्रिमिनल तो होता नहीं हो, बिल्कुल नहीं। तो 81% ऑफ द पोस्ट आर विद द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द शेड्यूल कास्ट। तो उसको मैंने और क्रॉस वेरिफिकेशन करने की सोची कि उनका जो इस पोस्ट में है उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखा मैंने। ओके तो उसमें ये दिखता है कि 65% आर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी। अच्छा 10वीं और 12वीं स्वाभाविक है, सी एंड डी में है, सी एंड डी में है ना, ठीक है ना। तो दोनों इंडिकेटर के साथ कि सी एंड डी का इंडिकेटर कितना शेयर है और एजुकेशनल बैकग्राउंड के इसके बेसिस के ऊपर हम कह सकते हैं कि मेजर बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन हैज गॉन टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड सम टू द वेरी सम इकोनॉमिकली समवॉट बेटर सेक्शन। लेकिन मैं ये बताऊं, क्योंकि मैंने बहुत काम किया इसके ऊपर, बिल्कुल मैं आपको ये बताऊं कि जो इकोनॉमिकली जो ए एंड बी की पोस्ट में है उनका भी एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड बुरा है, अच्छा नहीं रहा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि जितनी पोस्ट है रिजर्वेशन में शेड्यूल कास्ट की 2022 में ले लीजिए, 2000 इसके पहले भी ले लीजिए, तो उसमें 2011-12 का डेटा है, वो लेटेस्ट नहीं है लेकिन वो अभी भी लागू है कि जितनी पोस्ट रिजर्वेशन में है शेड्यूल कास्ट की रूरल और अर्बन को मिला के, तो रूरल की पोस्ट जो है वो 35% है। अच्छा, जो रूरल बैकग्राउंड से रिजर्वेशन ले रहा है वो 35 है, बाकी 65 जो है अर्बन एरिया से। तो आपको डेटा मिल जाता है लैंड ओनरशिप का, वो 35। राइट। और मैंने देखा कि क्या इकोनॉमिक बैकग्राउंड है इसकी। अब उसमें वो जो रूरल में है वो ए बी सी डी सभी है, ध्यान रखना, उसमें सभी है। वो उसमें ये है कि लगभग 85% वोन लैंड लेस देन 1.23 एकड़। अच्छा, और 11% लैंड लीज भी है। और यदि आप 5 एकड़ तक चले जाओ तो 90% ऑफ द शेड्यूल कास्ट employees who are appointed under reservation from rural area have land less than 5 acre। अच्छा, और वो सारे ए बी के भी हो सकते हैं ना। बिल्कुल। वो क्यों आए? मतलब इसका मतलब है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है गांव का, उसको भी रिजर्वेशन मिल रहा है, ए बी में भी वो जा रहा है। क्यों जा रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप है, हॉस्टल्स है, सब्सिडाइज एजुकेशन है, इसलिए वो जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो वो भी, उसको भी फायदा रिजर्वेशन बेनिफिट मिल रहा है। राइट। अच्छा, उसके बाद मैंने फिर दूसरा डेटा ढूंढा। इस डेटा की लिमिटेशन क्या है? इसमें यह है कि 75 सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है। नेशनल सैंपल सर्वे जो एम्प्लॉयमेंट का है, वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देता है। और वो शेड्यूल कास्ट के लिए और औरों के देता है। शेड्यूल कास्ट के लिए सारे रिजर्वेशन की है, लेकिन वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सेंटर और स्टेट की होती है, सारी की होती है। उसको मैंने देखा कि जो शेड्यूल कास्ट गवर्नमेंट जॉब में है उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है। ओके।
या शेयर कितना है, उसमें ABCD आ नहीं सकता। तो उसमें मैंने सिर्फ इनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखा। उसमें आप पाएंगे 2020 का डेटा है ये, आप उसमें ये पाएंगे कि लगभग जो जिसका इनकम कम है उसके पास लगभग 68 to 70% पोजीशंस है अंडर रिजर्वेशन। अच्छा, 30 to 35% टॉप इनकम ब्रैकेट। आप क्या कर सकते हो कि जो हाउस होल्ड है ना, शेड्यूल कास्ट के हाउस होल्ड, उसको इनकम लेवल से क्लासीफाई कर सकते हो 5 कैटेगरीज में। ओके, कम इनकम, उससे थोड़ा सा ज्यादा, उससे थोड़ा सा ज्यादा, उससे थोड़ा सा ज्यादा, उससे थोड़ा सा ज्यादा। टॉप जो है वो टॉप इनकम ब्रैकेट है। तो हम ये पाते हैं कि कम से कम 60 to 70% जो जॉब है रिजर्वेशन के, वो टॉप इनकम के अलावा सारे लोगों को मिले हुए हैं। और उसको भी आप यदि क्लासीफाई कर ले, कौन से, लो इनकम, मीडियम इनकम, हाई इनकम, उसमें भी सब्सटेंशियल शेयर है लो इनकम का, मीडियम इनकम का। अच्छा, मैंने एजुकेशन भी देखा भी। अच्छा, तो उसमें भी देखेंगे बल्क ऑफ देम आर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो सवाल कहने का मतलब ये है कि reservation policy has been pro-poor. It has benefited the economically some was better off, but it is pro-poor because bulk of them are here. Economy. Yes. तो इसका मतलब ये कहना है कि जो पंकज मित्तल साहब कह रहे हैं, जिस बेसिस पे वो कह रहे हैं वो मिथ है। बिल्कुल, आपने इस डाटा के साथ उसको कंफर्म कर दिया। वो रियलिटी नहीं है। अच्छा, मिथ उन्होंने नहीं क्रिएट किया, वो पंकज मित्तल साहब ने नहीं किया, जो एकेडमिक्स ने किया जो उनके चाहने वाले हो गए, उससे उन्होंने लिया है। तो मेरा ख्याल है इसलिए जो क्रीमिलेयर क्रिएट हुआ, जिस क्रीमिलेयर की जो आर्गुमेंट दी जा रही है कि सारा कॉर्नर किया है हाई कास्ट ने, वो जो आधार है वो सही नहीं है। और क्रीमिलेयर जो है लगाने में मुश्किल है शेड्यूल कास्ट के लिए। दूसरा फिर ये आर्गुमेंट आगे ली जा सकती है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो है इकोनॉमिक क्राइटेरिया। उसमें आपको वो समझ में आएगा कि क्रीमिलेयर की जरूरत क्यों नहीं है और क्यों मैं उसके अगेंस्ट में हूँ। वो ये है कि उनका कहना है कि क्रीमिलेयर आ गया है और जो 30-35% जो ABC का है उसको आप क्रीमिलेयर मान सकते हैं। तो आई डोंट लाइक दिस क्रीमिलेयर वर्ड, आई यूज द इकोनॉमिकली बैकवर्ड। इट्स क्रीमिलेयर इज ए वल्गर वर्ड। वो अच्छा वर्ड नहीं है। वो सदानंद सोशियोलॉजिस्ट थे ना, सदानंद फ्रॉम बिहार, उन्होंने पहली बार किया इलिट अमंग द हरिजन, बट दैट्स नॉट ए गुड वर्ड। बट एनीवे द पॉइंट इज कि ये जो सो कॉल्ड क्रीमिलेयर है शेड्यूल कास्ट में, वो इकोनॉमिकली बेटर ऑफ है। तो इसलिए उनका ये कहना है कि फिर तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया आप लगा दो इनको। मैं आपको आर्गुमेंट देता हूँ जो गोई साहब ने भी कोट की है और वो भी कोट की है। क्या लिख रहा है वो देखिए। Second recommendation relates to replacement of caste criteria by economic criteria for reservation, which is in fact emanate from the creamileयर argument. और आर्गुमेंट क्या करते हैं? Some of the scheduled castes are economically better such that they can walk shoulder to shoulder to higher caste. अच्छा, shoulder to shoulder. देख रहे हो ये कितना जोश है मतलब आर्गुमेंट में। मतलब गवई साहब उनके साथ अच्छे से। अब सवाल ये है कि भाई आप ये कह रहे हो कि इकोनॉमिक की वजह से क्रीमिलेयर बन जाता है, लेकिन उसको सही इश्यू को टच नहीं कर रहे। कि जो शेड्यूल कास्ट की जो इकोनॉमिक और एजुकेशनल बैकवर्डनेस है वो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से है ना। डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिनायल ऑफ इकोनॉमिक एजुकेशनल राइट्स। अब सवाल फिर देयरफॉर वन हैज टू एग्जामिन दिस कि भैया जो इकोनॉमिकली बेटर ऑफ सेक्शन है उसको आप हटाना चाहते हो, उसका डिस्क्रिमिनेशन होता है या नहीं ये बताइए। तो उसको डिफिकल्टी फेस होती है या नहीं जॉब लेने के लिए, बिजनेस करने के लिए। यदि नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर देखें ही कैन वॉक शोल्डर टू शोल्डर। लेकिन उसका डिस्क्रिमिनेशन होता है इकोनॉमिक फील्ड में, एजुकेशन में, बिजनेस में, सोशल कल्चर तो हम टच नहीं कर रहे, ये डेवलपमेंट इसके ऊपर। तो फिर आपको आप वो भी सफ़र होगा, उसको भी आपको रिजर्वेशन देना होगा या कम से कम प्रोटेक्शन देना होगा। तो फिर मैंने क्या किया है कि इसमें एविडेंस दिया है कि इकोनॉमिकली बेटर ऑफ, इकोनॉमिकली वर्स ऑफ अमंग द शेड्यूल कास्ट, उसका डिस्क्रिमिनेशन में कुछ डिफरेंस है क्या।
हाँ या इकोनॉमिकली बेटर ऑफ को बिल्कुल है ही नहीं, हाँ डिस्क्रिमिनेशन और सिर्फ लोअर का है, तो फिर कुछ आर्गुमेंट बनती है। ऐसा तो है ऐसा नहीं। बिल्कुल नहीं है। तो मैंने 3-4 स्टडी का ये दिया है, ज़्यादा उसमें हम टाइम नहीं लगा सकते, लेकिन पहली स्टडी हुई थी एक्शन एड की 2000 में 500 गांवों में 11 स्टेट की, ओके। या सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन देखा गया। उसके बाद मेरी जो इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडी, उसमें 4 राज्यों की मार्केट डिस्क्रिमिनेशन में स्टडी की, एम्प्लॉयमेंट में, बिजनेस में, इसमें फार्मर में, एंटरप्रेन्योर में। और फिर और एक स्टडी है जो नॉन मार्केट इंस्टीट्यूशन को डिस्क्रिमिनेशन देखती है, वो ये है कि 8 स्टेट जो है ईस्टर्न इंडिया के, उसमें हमने गवर्नमेंट एजेंसी जो है, तो गवर्नमेंट एजेंसीज में क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, मिड डे मील है, आंगनवाड़ी है, नरेगा है। हाँ ये तो ये मार्केट नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से ये सप्लाई की जाती है, Right. उसमें डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं, हाँ और यदि है तो उसमें इकोनॉमिक आधार के ऊपर डिफ्रेंशिएशन होता है क्या। हमने क्या पाया इसमें, ये जो एक्शन एड की स्टडी है उसमें क्लियरली निकला है कि डिस्क्रिमिनेशन तो सभी का होता है। अच्छा। अब गरीब हो या इकोनॉमिकली बेटर ऑफ हो, मंदिर में यदि एंट्री नहीं है तो सबको एंट्री है। हाँ वो हाई कास्ट से पुजारी ये थोड़ी कहता है कि तुम्हारे पास 5 एकड़ जमीन है और तुम नौकरी कर रहे हो तो तुम एंटर कर सकते हो, और जो लेबर है वो एंटर नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेशन तो करता नहीं इकोनॉमिक्स की वजह से, या कुएं पे पानी भरने के लिए हाँ। ये थोड़ी पूछता है कि इकोनॉमिक स्टैंडिंग आपकी क्या है। नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं ना, आप अनटचेबल हो हाँ इरेस्पेक्टिव ऑफ योर इकोनॉमिक बैकग्राउंड। यस। इकोनॉमिक्स में जो हमने देखी 4 राज्य की, जिसमें महाराष्ट्र भी इंक्लूड है, उसमें मार्केट में डिस्क्रिमिनेशन होता है। मार्केट का मतलब क्या है कि आप मार्केट में एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो, प्राइवेट मार्केट में, आप पब्लिक में भी जा रहे हो, तो उस पर आपका डिस्क्रिमिनेशन होता है। हाँ आपके जाति के आधार के जाति के आधार पे, आपके फिर सरनेम के आधार पे। हाँ, पहली बार हमने फार्मिंग में देखा कि शेड्यूल कास्ट फार्मर जो है वो 20 एकड़ वाला हो या 5 एकड़ वाला हो, हाई कास्ट का अपने बैल नहीं दे देगा उसको। हाँ नजरिया रहता है वैसा। बैल नहीं देगा, दिस इज बिलो हिज डिग्निटी कि मेरे बैल मैं दे दूं इनको। और मैनुअल लेबर नहीं करता, वो क्या बेचेगा, सीड बेचेगा, फर्टिलाइजर बेचेगा, लेकिन वो भी हाई प्राइस पे। तो जो शेड्यूल कास्ट फार्मर है वो भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है, जिसका आधार इकोनॉमिक्स नहीं है, जिसका आधार अनटचेबिलिटी है। ठीक है। उसके बाद मैंने बिजनेस देखा गांव में, 3 कैटेगरी ऑफ बिजनेसेस। एक तो ये ग्रोसरी की दुकान, किराने की दुकान होती है। दूसरा है वो रेस्टोरेंट चलाता है जिसमें ईटरी, नूडल्स वगैरह बनाता है। और तीसरा है अपना ऑटो रिक्शा रखता है। इन तीनों का देखा, तीनों में भेदभाव। अच्छा। शेड्यूल कास्ट का जो किराना है उसमें हाई कास्ट जाएगा नहीं, गया तो सिर्फ पैक मटेरियल लेगा, साबुन लेगा, लेकिन खुला चावल हो, खुली दाल हो तो नहीं, क्योंकि हाथ लगाना है उसमें। तो मेजॉरिटी डिमांड किसकी होती है, उन्हीं के कास्ट की होती है, दलित की। रेस्टोरेंट में तो भूल ही जाइए आप, कोई खाना खाने जगह दादा आएगा नहीं। बल्कि धमकी है कि आप नूडल की दुकान मत चलाओ। अच्छा, शेड्यूल कास्ट को, हाई कास्ट का जो रेस्टोरेंट है उसमें नौकरी नहीं मिलती, सिर्फ बर्तन मांजने के लिए मिलती है, बिल्कुल। सर्व करने के लिए नहीं मिलती है। और ये भी पाया गया कि जो ऑटो रिक्शा टैक्सी है उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन है, हाई कास्ट का अपने लोगों को प्रीफर करता है। अच्छा, ये जो सारे हैं बिजनेस करने वाले, इकोनॉमी के लिए सारे अच्छे हैं, फिर भी इनका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन है नहीं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में यही पाया गया है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डिस्क्रिमिनेशन है। वो वहाँ पूछता थोड़ी है कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या आपकी है। आप अलग लाइन में खड़े रहो, या फिर मालूम है कि ये शेड्यूल कास्ट है तो फिर जो मेडिसिन है वो जमीन पे रख दी, हाथ में नहीं देगा। अच्छा, ऐसा होता है। ये जो आशा है, प्रेग्नेंट वुमन को उनको जाके सर्व करना होता है, और वो बच्चा नया पैदा हुआ उसको भी इंजेक्शन देना होता है, गोली देती होती है। तो इंजेक्शन देते वक्त वो लड़के को अपने हाथ में नहीं लेती, वो और किसी को कहती है, जो शेड्यूल कास्ट है उसको कहती है कि आप हाथ में ले लो, फिर इंजेक्शन देगी। ये स्टडीज में पाया हुआ है। अच्छा। ये पहली स्टडी मैंने करवाई थी संगमित्रा सील, जो भगवान दास की रिलेटिव है, उनसे करवाई थी मैंने। स्कूल में भी है बहुत डिस्क्रिमिनेशन, स्कूल में काफी है, लड़के अलग पीने पर भी लड़के अलग बैठते हैं। मिड डे मील में शेड्यूल कास्ट के लड़कों को प्लेट लानी होती है, औरों को नहीं। और पहले खाना दिया जाता है हाई कास्ट के लड़कों को, बाद में शेड्यूल कास्ट के लड़के। मेरे पास वीडियो है राजस्थान का, शेड्यूल कास्ट के लड़के ऐसे खड़े हैं, बड़ी आशा की नजर से देख रहे हैं, जब तक सेकंड सर्विंग हाई कास्ट के लड़के की नहीं होगी तब जाके, अब फिर कुछ ज्यादा बचा, कम बचा। तो ये डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट इसमें भी है, एम्प्लॉयमेंट में भी है। सार ये है
ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एग्जैक्टली। इट इज बेस्ड ऑन कुछ वेदर भी यू नहीं। आर अनटचेबल और नॉट। हाँ, तो इंग्लिश में हम कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन इज न्यूट्रल टू इकोनॉमिक स्टैंडिंग, कोई एग्जैक्टली फर्क नहीं न्यूट्रल पड़ता। है। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि कुछ आईपीएस घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते नॉर्थ इंडिया में। ठीक है ना, हाँ, नहीं चढ़ सकते, वो तो कल्चरल है। मैं तो हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंटल इंडिकेट की राइट। बात कर रहे हैं। दूसरी स्टडीज जो है, अब उसमें गवी साहब ने ये भी कह दिया है, मैं बहुत दुखी हो गया कि अर्बन एरिया में डिस्क्रिमिनेशन जो है कम है। अरे भाई, अर्बन एरिया की स्टडीज ये बताती है कि डिस्क्रिमिनेशन तो है। हाँ, वो जो गांव में इंटरपर्सनल जो होता है ना, क्योंकि शहरों में आप पहचान नहीं सकते शेड्यूल पहचान कास्ट नहीं है, सकते, हाँ। गांव में पहचान सकते हैं, लेकिन सोशल रिलेशन तो रखते नहीं ना जब तक जात मालूम नहीं होती। नहीं होते, हाँ ठीक बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सही बात है। कोशिश चलती रहती है हाँ, कोशिश सरनेम चलती से, इससे रहती है, होगा। हाँ कोशिश लेकिन रहती जो है। सब्सटैंशियल इकोनॉमिक फेयर है उसमें तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन। नंबर हाँ। 1, आशीम प्रकाश की स्टडी है, 90 बिजनेसमैन की स्टडी की है। इतना डिस्क्रिमिनेशन है उनको, सेल एंड परचेस में है, अच्छा। चिट फंड के मेंबर नहीं बनते, ब्रोकर की उनकी जो एसोसिएशन उसके मेंबर नहीं, इसलिए तो डिकी वगैरह निकाली है। हाँ, उसके बाद रूरल एरिया में मैंने जो स्टडी की है, मैंने उसका एग्जांपल ऑलरेडी दिया आपको, ग्रोसरी, रेस्टोरेंट और ये वो रूरल एरिया की है। लेकिन शहरों में भी 90 बिजनेस की है, लेकिन अर्बन रेंटल हाउसिंग में है। हाँ। विनोद मिश्रा की हमारी स्टडी है। अब जाके देखो, हाई कास्ट लोकेलिटी में यदि घर लेना है तो आपको घर मिलता नहीं है। नहीं, नहीं मिलता। अच्छा, उसमें जो हाई कास्ट लोकेलिटी में जो घर लेने की जा रहा है वो इकोनॉमिकली डेवलप आदमी है, हाँ, फिर भी नहीं वो तो मिलता। गरीब थोड़ी होता है। नहीं। जो एमआईजी के फ्लैट लेना जाता है किराए से, वो तो इकोनॉमिकली अच्छा है, वो तो जात देख के हाँ, उस बस स्टडी जात में देखते आया हैं, है। हाँ। वेजिटेरियन का बहाना पूछना, हाँ, ये हाँ, करना। वेजिटेरियन का एक बहाना होता है, फिर राइट। फिर और एम्प्लॉयमेंट में माधेश्वरम की स्टडी है हाँ, कि प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में रिजर्वेशन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर में जो ऊपर वाली पोस्ट में वहाँ रिजर्वेशन है, अच्छा। वहाँ ये डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा है। हाँ, हाँ। नीचे कम है, नीचे वाली पोस्ट में, चलो उसमें चले जाओ आप, ऊपर वाले में नहीं। जहाँ इकोनॉमिक बैकग्राउंड आपका अच्छा है और अच्छी पोजीशन आप ऑक्यूपाई कर रहे हो, वहाँ डिस्क्रिमिनेशन है। और ये कह रहे थे कि डिस्क्रिमिनेशन फ्री हो जाएंगे, शोल्डर टू शोल्डर वॉक करेंगे, ऐसा तो है नहीं। ऐसा बिल्कुल तो नहीं इसका सार ये है, जो आर्गुमेंट मैं दे रहा हूँ वो ये है कि क्रीमी जो बनता है वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बनता है, इसलिए इकोनॉमिक क्राइटेरिया रिजर्वेशन के लिए आ जाए, ये जो है वो सारा सार गलत है। गलत है, exactly। उसका कंक्लूजन ये है, जो मैं दूसरे पॉइंट में जाने के पहले ये बताऊं, कि जो इकोनॉमिकली बेटर ऑफ शेड्यूल कास्ट है और मल्टीपल स्फीयर में डिस्क्रिमिनेशन वो फेस करता है, तो उसको तो आपको प्रोटेक्शन देना जरूरी है, बिल्कुल, बहुत आवश्यक है। लॉ का भी चाहिए। हाँ, और उसको वो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से अंडर रिप्रेजेंटेड रहेगा, हाँ, तो उसके लिए भी रिजर्वेशन की जरूरत है। उसके लिए सॉल्यूशन है, हाँ। वो मैं बताऊंगा आपको। जो गोई साहब ने एक पॉइंट अच्छा वाह किया है, गोई साहब का कहना ये है कि भाई आप जो क्रीमिलियर आइडेंटिफिकेशन होगा शेड्यूल कास्ट का, वो ओबीसी की तरह नहीं होगा। हाँ, या उसके लिए वो डिफरेंट तरीके से होगा, वो उसके मुद्दे पे मैं बाद में आऊँगा। तो एक मुद्दा मैं ये कह रहा हूँ कि ये सही नहीं है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया लगाओ, क्योंकि इकोनॉमिकली बेटर ऑफ भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है, इसलिए उसको रिजर्वेशन की ज़रूरत है। तीसरा मुद्दा उन्होंने जो कहा है इससे जुड़ा हुआ वो है फर्स्ट जनरेशन। एक बार आपने रिजर्वेशन लिया, आपको निकाल दो। डिस्क्रिमिनेशन रिजर्वेशन का आधार है, अनटचेबिलिटी रिजर्वेशन का आधार है, इकोनॉमिक स्पीयर। ये कहते हैं कि एक जनरेशन में निकल जाओ, फिर टाइम बाउंड हो। चलो, टाइम बाउंड तो होना बहुत जरूरी है कि सारों सार मतलब चलेगा, ज़्यादा रह नहीं सकता। हाँ, वो होना चाहिए, लेकिन दोनों आर्गूमेंट में एकेडमिक बेस नहीं है। फर्स्ट जनरेशन की आर्गूमेंट ले लो आप। अब मैं आपको बताऊं कि जो एम्प्लॉयज़ है, जो बिजनेसमैन है, और जो स्टूडेंट है जिसका डिस्क्रिमिनेशन हायर एजुकेशन सिस्टम में होता है, ये सारे सेकंड जनरेशन के हैं। फर्स्ट जनरेशन तो भूल जाओ, सेकंड जनरेशन अभी के जनरेशन के है ना। जो बिजनेस का मैंने एग्जांपल दिया वो सारे सेकंड जनरेशन के वाले, एम्प्लॉयमेंट वाले सेकंड जनरेशन के। और सबसे बड़ी बात है कि आईआईटी जहाँ सुसाइड हुए, आईआईटी ने क्या किया, जहाँ सुसाइड हुए दलित लड़कों ने इंटरनल सर्वे किया जो कॉन्फिडेंशियल है, जो इंस्टीट्यूट ने अलाउ नहीं किया रिलीज करने के लिए, लेकिन मुझे भेजा उन्होंने। इतना रैम्पट डिस्क्रिमिनेशन दलित स्टूडेंट का वहाँ होता है, इसलिए सुसाइड भी होता है। तो वो तो सारा जो है वो
वो लड़के सारे सेकंड जनरेशन के। हाँ बिल्कुल। जो सोलंकी लड़का है जिसने हाँ, सुसाइड किया IIT था बॉम्बे का, हाँ। बॉम्बे का, वो तो गुजरात के सोलंकी थे। वो फर्स्ट जनरेशन अपने कोई ऑफिसर थे लोअर लेवल के। गए क्या डिस्क्रिमिनेशन? नहीं गए। और आप कहना कि फर्स्ट जनरेशन को निकाल दो क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन फ्री हो जाएंगे वो। हाँ कोई ऑब्स्टेकल डिस्क्रिमिनेशन बनेगा नहीं, तो ये गलत है ना। तो मेरा ख्याल है ये फर्स्ट और सेकंड जनरेशन का मसला नहीं है, हाँ उससे रिलेटेड मसला है कि टाइम बाउंड हो। राइट। अब भाई टाइम बाउंड हो, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन क्या क्राइटेरिया है, किस हाँ। क्राइटेरिया पे आप कहोगे? क्राइटेरिया क्या है? अच्छा, जब अमन मैं बताऊँ आपको 2005-06 में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन हो या नहीं, हाँ। इसके बारे में बहुत डिबेट चला। हाँ काफी चला था उस समय। हाँ उसमें मीरा कुमार जो थी, हाँ। उस कमेटी की कन्वीनर थी। हम्म। तो उन्होंने मुझे, मीरा कुमार ने कहा कि थोड़ा तो ऐसा करो कि कोई आप स्टडी करो और कंट्रीज की जहाँ प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होता है या नहीं। अच्छा। तो थोड़े से हाथ हमारे तगड़े हो जाएंगे। हाँ हाँ। तो मैंने 1 से 13 कंट्रीज की स्टडी की। 113? अभी भी रिपोर्ट है मेरे पास। अच्छा। मैं आपको ये बता दूं कि 113 कंट्रीज में मैंने कहीं नहीं पाया कि रिजर्वेशन बंद कर दिया। अच्छा। एक कंट्री है, वो है जापान। ओके। तो जिसमें बुराकुमन जो है वो हाँ। बराबर हमारे अनटचेबल के बराबर है। हाँ। उसका रिजर्वेशन अभी अभी उन्होंने स्पेशल मेजर कहते वो निकाल लिया। ओके। लेकिन उसका जस्टिफिकेशन ये है, जो हमारे लिए भी लागू होगा, वो ये है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है बिल्कुल मिनिमम है। ओके। पर्टिकुलरली इकोनॉमिक एंड एजुकेशन स्फीयर जहाँ से डेवलपमेंट डिपेंड करती है, उसमें बहुत मिनिमम है, ये उन्होंने पाया। हाँ। दूसरा ये उन्होंने पाया कि गैप बिटवीन द बोराकुमन एंड नॉन बोराकुमन इज मिनिमम नाउ। ओके। या कम से कम जापानीज एवरेज जो वेलबींग है, हाँ। उसके बराबर वो आ चुके हैं। बिल्कुल। अब हम ये कह सकते हैं कि अनटचेबल के लिए? बिल्कुल नहीं, कि भारत में तो बिल्कुल नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन रोज खत्म हो खबरें गया? आती है उसकी। रोज खबरें आती है। हाँ। लेकिन स्टैटिस्टिक भी मैं दे दूं हाँ। कि 1995 में एट्रोसिटी एक्ट के रूल बने। हाँ। एट्रोसिटी एक्ट पास हुआ 89 में, लेकिन रूल बनने के लिए 6 साल लगे। ओके। तो 95 में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। तो 95 से 2020 तक आप एट्रोसिटी लेंगे तो लगभग 3.25 लाख एट्रोसिटीज है जो रिकॉर्डेड है, रजिस्टर्ड है। हाँ। हाँ। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज 14,000 होती है। और मैंने डेटा देखा कि लगातार हर साल एट्रोसिटी, ऐसा नहीं कि इस साल नहीं हुई। हाँ ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल बढ़ती जाती है, वो लगातार है, लगातार बढ़ते हैं। और ये तो डेटा है होम मिनिस्ट्री का। हाँ। लेकिन आप जो प्राइमरी स्टडीज लोगे, जो न्यूज़पेपर में आता है उससे, वो तो सिंबल है ये। हाँ। कितनी रैम्पेंट अनटचेबिलिटी अभी भी बहुत है। ज्यादा है। तो अनटचेबिलिटी है, और आप कहते हैं कि इसको टाइम लगा दो। तो भाई टाइम लिमिट लगा दो, जब अनटचेबिलिटी खत्म हो जाएगी, हाँ, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा, उस समय तब लगाइए। लगा लीजिए। अच्छा, गैप पे आइए। सारा काम मेरा गैप पे ही है। हाँ जो गैप है, शेड्यूल कास्ट एंड हाई कास्ट के बीच जो गैप है। हाँ। दलित इन इंडिया या सारी किताबें, अब कोई भी इंडिकेटर उठा के देख लीजिए। पर कैपिटा इनकम, हाँ। पॉवर्टी, हंगर, माल न्यूट्रिशन, चाइल्ड मॉर्टेलिटी, वुमेन्स एनीमिया। ओके। उसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट देख लीजिए। उसके बाद आप शेयर इन प्रॉपर्टी देख लीजिए। उसके बाद आप एजुकेशन लेवल देख लीजिए। उसके बाद सिविक कम्युनिटीज़ देख लीजिए। सिविक कम्युनिटीज़ मतलब जिसमें हाउसिंग आता है। ओके। स्लम में कितने रहते हैं, बैड हाउसिंग में कितने रहते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं। किसी भी इंडिकेटर को आप ले लीजिए, गैप जो है शेड्यूल कास्ट में और हाई कास्ट में बहुत ज़्यादा है। ओके। तो अब गैप भी है, डिस्क्रिमिनेशन भी है, तो टाइम लिमिट तभी तो उसी की बात करो ना, आपकी टाइम लिमिट तब निकालेंगे। उसके बारे में आप इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कोई चर्चा नहीं हुई। इमेजिनेशन है केवल। हाँ, इसका मतलब ये है, क्या है, ये माइंडसेट बना हुआ है। जज की जो डिसीजन है वो प्रिजुडिशियल है। प्रिजुडिशियल है, यस। कि विदाउट एविडेंस जो है, वो ये कह रहे हैं कि आप इस तरह की बातें कह रहे हैं। तो मुझे लगता है ये भी इसमें जो है, हाँ। 1 जनरेशन और टाइम लिमिट जो हो, वो ठीक कंसिडरेशन नहीं है। हाँ। मैं इफ़िशिएंसी के ऊपर टाइम नहीं लगाऊंगा। हाँ। क्योंकि मेरा ख्याल है ये सब उनके जो मुद्दे हैं सब्सटेंशियल मैंने रिजेक्ट किए हैं बेस्ड ऑन द डेटा। इफ़िशिएंसी के ऊपर भी 2 मिनट में बता दूं कि उसमें कोई आधार नहीं है। ओके। स्टडी है नहीं है। हाँ। एक ही स्टडी में बार बार कोट करता हूँ, और वही कॉम्प्लेक्स स्टडी है रेलवे की, जिसमें पाया कि शेड्यूल कास्ट ऑफिसर आर समटाइम बेटर देन द हाई कास्ट ऑफिसर बिकॉज दे हैव टू प्रूव देयर एफिशिएंसी। ज़्यादा काम भी करते हैं। दे आर ऑलवेज क्रिटिसाइज दैट दे केम थ्रू कोटा। तो आप ये देखेंगे कि जितने भी आर्गूमेंट इन जजेस ने किए हैं, क्रीमी लेयर, 1 जनरेशन और फर्स्ट टाइम रिजर्वेशन, इकोनॉमिक क्राइटेरिया, एफिशिएंसी, इसको रियलिटी में कोई आधार है नहीं एकेडमिक।
ये बहुत बड़ी बात आपने कही। हाँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसकी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की क्रीमी लेयर पे रीअसेसमेंट होनी चाहिए, ओके, सब कैटेगराइजेशन में भी हो, और इसमें भी हो। इसमें भी हो। हाँ, और आखिरी में मैं ये एक बात कहूँगा, वो ये है कि यदि आप शेड्यूल कास्ट के टोटल वर्कर ले लें, हम्म, उसमें सिर्फ रिजर्वेशन से 5% हाँ, मिलते हैं। यस, इतना छोटा है, उससे क्या फर्क होगा? ये थोड़ा सिर्फ सा 5% मिलता है पूरे हाँ, भारत में। वो उससे थोड़े से जो हुआ है, लेकिन उसका थोड़ा सा फायदा ये हुआ कि थोड़ा सा मिडिल क्लास तैयार हो बन गया। गया है। राइट, हाँ, लेकिन वो मिडिल क्लास भी जो है क्लास जो है, वो ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ हो गया। कुछ बताइए, हो गया देखिए। उनकी नज़र में। हाँ, हाँ, लेकिन हो गया है मिडिल क्लास। हम्म, दूसरी मैं बात ये कहता हूँ कि जो ये मिडिल क्लास है, वो भी पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। हाँ, हमारे इकोनॉमिक्स में या सोशियोलॉजी में उसको ये कहते हैं कि साइड इफेक्ट, साइड पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस क्लास। ओके, वो क्या कर रहा है? जिसको रिजर्वेशन मिला है, जो पीछे रहा है, उसको हेल्प कर रहा है, हाँ, बिल्कुल पे बैक कर रहा है वो। पे बैक कर रहा है, हम्म, अलग अलग तरीके से कर रहा है। हाँ, स्कॉलरशिप है, ट्रेनिंग है, ये है, हाँ, वो है। हाँ, उससे क्या हो रही कि मैं इंडिविजुअली तो बेनिफिट हो गया वो, लेकिन मैं ग्रुप मोबिलिटी ला रहा हूँ। हाँ, कम्युनिटी भी ग्रो हो रही है। तो यदि जो रिजर्वेशन की वजह से जो इंडिविजुअल ऊपर आया है, जिसको आप क्रीमी कहते हो, वो अपने इनकम को सैक्रिफाई करके एक ग्रुप को ऊपर ला रहा है। हाँ, यदि आप उसको निकाल दोगे तो ये जो ग्रुप मोबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी, एग्जैक्टली। मैंने आर्गुमेंट इतनी की है उसमें कि भाई, शेड्यूल कास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन है इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ओके, एक तो मल्टीपल स्फीयर में डिस्क्रिमिनेशन है, वेरियस फॉर्म में है, इकोनॉमिक्स में, एजुकेशन में, इसमें है। उसकी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, आपको पता नहीं क्या इम्पैक्ट है। तो अब उसके अलावा जो बाबा साहब ने रिपीटेडली कोट किया कि डिनायल ऑफ राइट तो है ही है, लेकिन एंटी सोशल एटीट्यूड है, हाँ, गुस्सा रहता है हर बात शेड्यूल बात। कास्ट के प्रति। हाँ, हाँ? उसके बाद ह्यूमिलिएशन है, हाँ, कंटेम्प्ट है। जिस तरह की एट्रोसिटी की केसेस होती है कि भाई बहन को, वाइफ को सेक्सुअल असॉल्ट हस्बैंड के ब्रदर के सामने करो। ये जो बिहार में केस हुई लड़की की, हाँ, रेप किया, लेकिन रेप के अलावा और क्या किया आपको मालूम है? तो उसमें गुस्सा और कंटेम्प्ट है ना, हाँ, ह्यूमिलिएशन है बिल्कुल ना। बिल्कुल ह्यूमिलिएशन है। हाँ, ये इनको ये मालूम होना चाहिए ना कि शेड्यूल कास्ट का जो इशू है अनटचेबल का, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। हाँ, तो उसको इसके बारे में कोई पॉलिसी सजेस्ट करनी है तो बड़े सोच समझ के करना चाहिए, चाहिए, कंजक्चर पे नहीं चलेगी। फैक्ट से बेसिस ऊपर चली, पूरा कंफर्म हो जाने के बाद चलेगी, राइट। तब आप कोई सजेशन करो, नहीं तो फिर बहुत हानि हो सकती है। मेरा जो डर है वो ये है। इसका एक उदाहरण मैं दे दूं और मैं रुक जाता हूँ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1750 में बंगाल में, तब से लेके 1882 तक शेड्यूल कास्ट मिलिट्री में थे। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भरपूर फायदा उठाया दलितों का, महारों का पर्टिकुलरली। अच्छा, महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र में भी और बंगाल में भी। हाँ, तो लगभग आप समझ लीजिए कि 1750 टू 1887 वो सेंचुरी 135 ईयर और सो वो मिलिट्री में थे। और उसका जागता एग्जाम्पल जो कोरेगांव है, जहाँ पेशवाई को हराया, उसके नाम है। लेकिन उसके बाद क्या हो गया कि जब हाई कास्ट के उसमें आ गए, उन्होंने कहा कि इनके साथ हम कैसे इकट्ठा खाना खा सकते, इकट्ठा रह सकते, ये नहीं चलेगा। यदि हम, क्योंकि फिर ब्रिटिश ने इनको भी लाना शुरू कर दिया 1857 के बाद, जब रिवोल्ट हुआ ना, उनको भी लाना शुरू कर दिया। इन्होंने विरोध किया तो उन्होंने क्या किया, फिर एक जो मिलिट्री का जनरल था उसने कमीशन बना दिया है। अच्छा, और उसमें कमीशन में उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया, वो कॉन्सेप्ट था मार्शल रेस। हाँ, तो मार्शल रेस के इंडिकेटर बनाए, अच्छा, हाइट, मोटापन, और उसमें फिर पंजाबी और जाट आ गए। मार्शल रेस की वजह से ही पंजाबी और जाट है। ओके। महार को कहा कि नहीं, आप उस इंडिकेटर में फिट नहीं बैठते हो, निकाल दिया 1882 में। अच्छा, 1882 से 1942 तक 50 साल उनको नौकरी नहीं मिली, और इतनी हालत खराब हुई महार की। महार का एग्जांपल दे रहा हूँ, रिप्रेजेंटेशन बाय रिप्रेजेंटेशन। शिवबा जानुमा कावड़े में रिप्रेजेंटेशन दिया,
उसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर के फादर जो थे, हाँ जब बाबा साहेब ने उनके फादर की फाइल खोली तो उसमें उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की कॉपी देखी, अच्छा जो रानडे ने लिखी थी कि हाँ। भाई ये करो। मतलब ये यूँ कह सकते हो कि इतनी ज्याला आपण मराठीमध्ये गया वया म्हणतो, बिल्कुल हाँ पीटी के साथ उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई हमारे समाज पे क्या अन्याय हो रहा है, क्योंकि उससे मोबिलिटी हो रही थी ना, हाँ बिल्कुल, अब वो पूरी खत्म हो पूरी गई डिस्ट्रॉय हो गई। और हाँ फायदा औरों को हो गया। औरों को हो गया। तो मैं ये एग्जाम्पल अमन इसलिए दे रहा हूँ कि आप गलत तरीके से एक आधी डिसीजन लेती हो हाँ तो उस कम्युनिटी को कितना हार्म कितना पहुंचता हाँ है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता और है। यहाँ आप यदि डुअल सॉल्यूशन बता रहे हो, सब हम्म। कैटेगराइजेशन, जिसकी एक क्लास निकल जाएगा, हाँ कम प्रायोरिटी होगी, हाँ दूसरा क्रिमिनल लाओगे, उसको हटाओगे। हटाओगे। इन दोनों का फायदा अनटचेबल कम्युनिटी में क्या होगा मुझे नहीं मालूम, जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन है और ये है सारा। तो ये डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट की है, मेरा ख्याल है ये वेल फाउंडेड नहीं है और इसको रिव्यू करना चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने सोचना चाहिए। तो बिल्कुल ये सर ने बहुत विस्तार से हमें समझाया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, चाहे सब क्लासिफिकेशन का मामला हो या क्रिमिनल का मामला हो, अगर इन दोनों डिसीजन इम्प्लीमेंट होते हैं, सब क्लासिफिकेशन के या फिर उसके बाद क्रिमिनल के, हालांकि सरकार ने भी तो नहीं कहा है, तो शेड्यूल कास्ट का एक बड़ा वर्ग जो है, ये सारे जो बेनिफिट से दूर हो जाएगा और ये जो गैप आ जाएगी, बहुत लंबी गैप हो सकती है। और जो अभी का जो वर्ग है वो भी कितना तरक्की कर पाएगा, इसके बारे में कोई इंडिकेशंस नहीं है या कोई एम्पेरिकल डाटा भी नहीं है। तो ये बहुत मल्टीपल अटैक्स जो है सर ने इसके संदर्भ में कहे हैं। मैं सर का एक आखिरी कमेंट्स इस पूरी चर्चा पे कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अनरेस्ट है काफ़ी लोगों के बीच में और काफ़ी लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमने देखा कि इस फैसले के कारण जो बाकी शेड्यूल कास्ट है उनके अंदर भी आपस में तकरार हो गई है। तो इसको कैसे एड्रेस किया जाए और किस तरह से इस डिसीजन को वापस लेने के लिए कोशिश करनी चाहिए? उसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तबका है उसमें बहुत अनरेस्ट है, इसका हाँ इतना अनरेस्ट मैंने देखा नहीं है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि वो अनरेस्ट इसलिए पार्टली इसलिए भी है कि उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस उनको मालूम है, हाँ जो वकील भी है या ऑफिसर्स भी है, उनको मालूम है कि उनका डिस्क्रिमिनेशन होता है हाँ और इकोनॉमी से साथ जुड़ा नहीं है, और उनके प्रोटेक्शन यदि निकाले जाएंगे तो उनके प्रॉब्लम हो जाएगा। राइट। अच्छा, जो दूसरे सबकास्ट है जिनको रिजर्वेशन मिलने की प्रॉमिस किया जा रहा है या थोड़ा सा किया भी था, उनको लगता है कि हमारे लिए अच्छा है, हाँ हमें डिप्राइड हो रहा है। मुझे लगता है कि उनके प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए, हाँ लेकिन अजम्पशन पे नहीं होना चाहिए। स्टडी हो, रिसर्च हो, क्लियरली डेटा स्टडी आए। हो और ये पता चले कि यदि कुछ सबकास्ट पीछे है तो वो क्यों पीछे है, क्यों वो इसलिए पीछे है कि कुछ इंडिविजुअल उस कम्युनिटी में पीछे है, जमीन नहीं है, सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है, एजुकेशन नहीं है। लेकिन वो पहले सही तरीके से समझे कि किस कारण के वजह से वो बैकवर्ड है, यदि है तो, और कास्ट के तुलना में। और कास्ट में भी फिर कुछ सेक्शन कुछ इंडिविजुअल पीछे होंगे, हाँ क्योंकि उसमें ऐसा है कि कई कॉन्ट्रेडिक्टरी रिजल्ट आ रहे हैं। अब मैं एक एग्जांपल आप दे दूं कि वे सरकारी नौकरी में प्रमाण कम है कुछ सब कास्ट का, उसका आउटस्टैंडिंग एग्जांपल जो है वाल्मीकि दिया जा रहा है। हाँ सुप्रीम कोर्ट के जज ने, हर एक जज ने उसको कोट किया। सेंसिटिव कास्ट है ना, क्योंकि वो जिस ऑक्यूपेशन में है। मैं आपको बताऊं, यदि आप कुछ जो प्राइमरी डेटा स्टडी की आई है उसमें वाल्मीकि का प्रोपोर्शन गवर्नमेंट नौकरी में सही है। अच्छा। क्योंकि उनको सारी वो सरकारी जो नौकरियां होती है ना साहब, ये उसमें नौकरी मिल जाती है। आराम तो से। ये कहना कि उनका शेयर जो सरकारी जॉब में कम है, ये डेटा के बेसिस के ऊपर एकदम विरोध में आ जाएगा। हाँ अब लेकिन ये भी सही है कि स्वीपर जो सैनिटरी जॉब जो सरकारी है उसके अलावा दूसरे इसमें वो कम है। तो पहली तो बात है कि स्टडी हो, उसके बेसिस के ऊपर ये आइडेंटिफाई करें कि डिफरेंट सबकास्ट में पर्टिकुलरली दो सबकास्ट जो थोड़ी सी पीछे है, उसमें वो बैकवर्ड जो इंडिविजुअल है वो किसकी वजह से है। हाँ और उसमें आइडेंटिफाई करे कि उनका ओनरशिप ऑफ इनकम अर्निंग एसेट कितना है, लैंड कितना है, बिजनेस कितना है, एजुकेशन स्टेटस कितना है, डिस्क्रिमिनेशन है तो कितना है। और फिर आप इंडिविजुअल बेस्ड पॉलिसी फोकस करो। जो इंडिविजुअल उस सब कास्ट में इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं है, उनको आप उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करो, जमीन दो, बिजनेस दो, और फिर एग्रेसिवली एजुकेशनल डेवलपमेंट का प्रोग्राम बनाइए, जिसके वजह से वो ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो। और फिर वो रिजर्वेशन का एक टाइम लैब के साथ इस्तेमाल कर। राइट।
लेकिन दूसरा जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा गंभीर ये हो सकते हैं। तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है पॉलिसी उसके लिए होनी चाहिए, लेकिन उनके साथ डिस्कशन हो, हाँ, डिस्कशन आर्गू होना चाहिए। लेकिन वो तो नहीं है ना हाँ, ये, क्योंकि इसका पॉलिटिक्स है। हाँ, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने उसके उनके दिमाग में डाल दिया है हाँ, कि बिल्कुल। महार आपकी जॉब ले रहा है, हाँ, माला आपकी जॉब ले रहा आपकी है, जॉब ले रहा है, वहारमान जाटो ले रहा है। हाँ, तो ये इनमें क्या कैपेसिटी है कि वो औरों की जॉब लेगा। देखो सिलेक्शन कमेटी में कौन बैठता है, वो नहीं हाई है, कास्ट का बैठता हाई है, कास्ट है। कोई पावर नहीं है उनके पास कि उनको नहीं, न ले। हाँ, वो थोड़ा सा यदि वो जो एडवांटेज है मान लीजिए वो ये है कि उनकी एजुकेशन लेवल जो है थोड़ी सी बड़ी है। वो इसलिए बड़ी है कि वो अंबेडकर मूवमेंट में थे हाँ, और एजुकेशन अवेयरनेस थी। आज मैं देखता हूँ महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट आर मोस्ट पुअर इवन कंपेयर टू चमार, अच्छा, क्योंकि लैंडलेसनेस बुद्धिज्म में ज़्यादा है, बुद्धिस्ट लोगों में बहुत ज़्यादा है। लेकिन एजुकेशन पे आओगे तो उनका एनरोलमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है। वो क्यों? एजुकेशन अवेयरनेस की वजह से है, गरीब होने के बावजूद भी। हाँ, तो मैं ये समझता हूँ और उससे उसकी तरक्की हुई है। हाँ, तो जो इंडिविजुअल विद इन सर्टन सब कास्ट, मांग हो, मादिका हो, वाल्मीकि हो, जो पीछे है उनको एजुकेशनली और इकोनॉमिकली कैसे करे और स्पेशल पॉलिसी बनाए, हाँ, उसमें डिफरेंशिएशन भी हो तो कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत नहीं उसमें, फिर हाँ, पॉलिसीज बिल्कुल, में होना हाँ, चाहिए। पॉलिसीज में होना। इकोनॉमिक एजुकेशन एम्पावरमेंट की उसको पॉलिसी आप बनाइए, हाँ, उनके ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च कीजिए, उनकी लेवल आप बढ़ाइए, लेकिन ये ना कहिए कि इकोनॉमिकली बेटर आपको हम वहाँ से हाँ, शेड्यूल एक्सक्लूड कास्ट कर में से देंगे। निकाल देंगे। तो मेरा ख्याल है एड्रेस किया जा सकता है, लेकिन यदि प्रेजुडिस ज़्यादा है, इमोशन ज़्यादा है, तो फिर पॉजिटिविस्टिक डिस्कशन होना बहुत मुश्किल होता मुश्किल है। हो जाता है, हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो ये प्रिजुडिस माइंडसेट जो है ये एक बाधा भी हो सकता है। और सर ने आज हमारे साथ में आकर बहुत सारे मुद्दों को बहुत सरलता से समझाने की कोशिश की है। और ये जो सब क्लासिफिकेशन का मुद्दा हो या क्रिमिनल का मुद्दा हो, इस मुद्दे पर किस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने किस तरह से अपने आप को प्रिजुडिस माइंडसेट के तहत ये डिसीजंस दिए हैं, ये बात को समझाने की भी कोशिश की है। और किस तरह से इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए इसके भी सर ने कुछ एक क्राइटेरियाज दिए हैं, कुछ पॉलिसीज बननी चाहिए जिसकी वजह से ये जो तबके पीछे रहते हैं उनका उत्थान हो सकता है, उनका एम्पावरमेंट हो सकता है और वो कॉम्पीट कर सकते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी का बेनिफिट लेने के लिए। तो सर आप हमारे बीच में और हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।